स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। धनुष से जो छूटता है बाण कब पथ में ठहरता, देखते ही देखते वो लक्ष्य का है भेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी उन बाणों के लिए जो अपने एम की तरफ पूरे अग्रसर हैं और उसको अचीव करके रहेंगे। आप में से सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स एक इतिहास क्रिएट करना चाहते हैं by scoring maximum marks and by getting selected as IAS और IPS officers। लेकिन इस इतिहास को क्रिएट करने के चक्कर में अक्सर एक डायलेमा आता है इतिहास को लेकर। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हिस्ट्री एज ऑप्शनल को, यानी कि इतिहास के सब्जेक्ट को क्या हम वैकल्पिक रूप में ले सकते हैं, क्या एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है। कई डायलेमास और कई डाउट्स इसके इर्द गिर्द आते हैं, तो इन डायलेमास को एड्रेस करने के लिए और एक क्लैरिटी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टडी IQ में हिस्ट्री के सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टी सैनिल नागरे सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच चंदन। सैनिल सर हमारे साथ हिस्ट्री यहाँ पर P2I बैचेस में पढ़ाते हैं एंड P2I के साथ साथ सर हिस्ट्री ऑप्शनल भी हमें यहाँ पे टीच करते हैं। तो सैनिल सर इज अ वेरी हम्बल पर्सन, तो ये तो अपने बारे में कुछ ज्यादा कहेंगे नहीं, बट आई थिंक इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट सैनिल सर ने 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यू को फेस किया है एंड 2018 में जो सर का सबसे रीसेंट एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी के साथ, इन दैट अटेम्प्ट सर हैज स्कोर्ड 304 मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, एंड आई थिंक ये चीज हमारे स्टूडेंट्स भी आपसे सीखकर आपको भी सुपरसीड डेफिनेटली करें। तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारी अभी डिस्कशन चल रही थी तो उसमें आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उस टेक्निकल बैकग्राउंड से वो कौन सी चीजें थी जिसके चक्कर में या जिससे इंस्पायर होके आप हिस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हुए। देखो, टेक्निकल बैकग्राउंड होना ना होना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाइल चूजिंग द ऑप्शनल इज इंटरेस्ट। तो मैं ये कहूँगा कि टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना शायद गलती थी। ओके जी सर। बट चलो, इन एनीवेज बीटेक तो हो ही गया, बट अल्टीमेटली इंटरेस्ट ही था जो मुझे हिस्ट्री की तरफ खींच के लेके आया। बचपन से इतिहास में हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा है, बट वो होता है ना बहुत टाइम पे कि यार गाइडेंस मिलता नहीं है, और जब आपको 10-12 में मार्क्स हमेशा जब 70-80% ज़्यादा रहे तो आप आर्ट्स में तो आते नहीं हो, तो इस चक्कर में फिर साइंस की तरफ झुक के गए। बट अल्टीमेटली फिर एक कोर्स करेक्शन पकड़ लो कि अल्टीमेटली इंटरेस्ट था तो आ गए हिस्ट्री ऑप्शनल में। जी सर। तो सर हिस्ट्री ऑप्शनल एंड हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ तैयारी में तो डेफिनेटली आप कनेक्टेड थे। टीचिंग में सर हाउ लॉन्ग हैज इट बीन जहाँ पे आपने मेंटरशिप दी है स्टूडेंट्स को? इट इज सिंस 2016 नाउ, तो ऑलमोस्ट 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है इसमें। एंड सर हिस्ट्री का क्योंकि इतना ज्ञान है, 7 years प्लस का जब एक्सपीरियंस होता है तो वी गेट टू अंडरस्टैंड वेरियस निटी-ग्रिटीज और बहुत सारी हमारी भी गलतफहमियां दूर होती हैं जो शायद तैयारी के समय हम समझ नहीं पाते। तो हिस्ट्री जहां तक ऑप्शनल की बात है वहां पर एक ये कंसर्न रहता है या एक परसेप्शन रहती है कि सिलेबस बड़ा वास्ट है। हाँ। तो आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई ये बता पाएगा कि ये कितना सच है, और अगर सच है तो इसको कैसे हम डील करें। देखो चंदन, इसमें ना 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले तो हिस्ट्री एज अ सिलेबस जाने से पहले आपको समझना पड़ेगा हिस्ट्री का मतलब क्या है। तो ये डिलेमा मैंने फेस किया था मेरे इंटरव्यू के टाइम पे। तो जो मेरा 2018 का इंटरव्यू था उसमें मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सवाल आया था, फीमेल पैनल था। तो फिर सवाल आ गया कि यार हिस्टोरी जो है ये थोड़ा सा जेंडर बायस वर्ड है कि हिज स्टोरी, वाई शुडंट बी हर स्टोरी, या फिर आपको कोई ऐसा न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल वर्ड समझ में आ रहा है या फिर होगा तो आप बताइए। तो फिर मैं अननेसेसरली वो डिबेट में घुस गया एंड आई रियली डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ द हिस्ट्री टिल दैट इंटरव्यू। और वही मतलब ईयर में आई हैव स्कोर्ड मोर देन 300+ इन हिस्ट्री ऑप्शनल। तो लेटर ऑन जब मैंने बाहर आके सर्च किया कि एग्जैक्टली हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एट दैट टाइम आई रियलाइज कि इंटरव्यू फंबल हो चुका है करके। बिकॉज हिस्ट्री का मतलब होता है हिस्टोरिया, इट इज़ बेसिकली अ ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है टू एनक्वायर फ्रॉम द पास्ट इवेंट। तो ये वाला एस्पेक्ट बच्चों को कभी समझ में ही नहीं आता। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट जो है वो हमेशा यही यूजुअली डिलेमा में रहते हैं कि पोर्शन बहुत बड़ा है पर सब कुछ रटना पड़ेगा। तो रटने के ऊपर जाना ही नहीं है आपको ये ऑप्शनल में, नॉट ओनली इन ऑप्शनल बट ऑल्सो इन GS। आपको समझना पड़ेगा कि जितना आप रटने के ऊपर जाओगे उतना बस फैक्ट होगा और फिर आंसर टैकलिंग में डिलेमा हो जाएगा। तो दैट्स वाई पहले तो ये समझो कि भाई ये पूरा का पूरा ऑप्शनल जो है या फिर सब्जेक्ट जो एनालिटिकल ज़्यादा है, और दैट्स वाई पोर्शन कम है। पोर्शन कम है कि नहीं है पर्सपेक्टिव के ऊपर आपको डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा रटने गए तो ऑब्वियसली बड़ा लगेगा, एनालिसिस पे आ गए तो ऑब्वियसली फिर उतना बर्डन जो आपका कम हो जाता है।
एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है जिसके ऊपर हम लोग ऑब्वियसली लाइट थ्रो करना चाहते ही है कि हिस्ट्री ऑप्शनल के अलावा अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले ही लेते हो, एंशिएंट इंडिया, मिडियल इंडिया, मॉडर्न इंडिया पढ़ना ही है, उसके बिना प्री तो निकलेगी नहीं। जी सर। राइट, तो मतलब अगर कोई और ऑप्शनल आप लेते हो फिर भी आपको ये करना ही है, तो फिर बड़ा सिलेबस ये वाला जो एस्पेक्ट जो है वो पुराना हो चुका है। आज के टाइम पे तो आपको एंशिएंट एंड मिडियल का वेटेज आपने देखा ही है कि बिल्कुल। पिछले 2 प्रीलिम से कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन तो एंशिएंट मिडियल के ही है, तो वो वाला एरिया आप करना ही करना है। तो आप ये दिमाग में लाना ही नहीं कि पोर्शन बहुत बड़ा वास्ट है। पोर्शन इज एब्सोल्युटली फाइन, वो वास्ट इसी वजह से लगता है बिकॉज बच्चे को वो ओवर एंड अबो वॉट एवर ही इज डूइंग वो करना ही पड़ता है इसके वजह से। सो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली हिस्ट्री को समझेंगे अगर आप, तो आप रियलाइज करेंगे कि बेसिकली अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ हम ज्यादा जाएंगे Yes. तो डेफिनेटली हमें वो लगेगा कि बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेंगी, लेकिन क्योंकि यूपीएससी एग्जाम की डिमांड ही बेसिकली एनालिटिकल एबिलिटी है, Yes, तो absolutely. व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस तो वहां पर वी विल रियलाइज कि हिस्ट्री बड़े तरीके से सेक्शंस और सब सेक्शंस में डिवाइड होके बड़े आराम से कवर हो जाएगा। एब्सोल्युटली, और इवन क्वेश्चन का पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो ये आपने जीएस में भी ऑब्जर्व किया होगा कि क्रिटिकली एनालाइज ये वाला वर्ड ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज वर्ड है यूपीएससी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो एक एनालिटिकल एस्पेक्ट दिमाग में आपका हमेशा होना चाहिए। तो इसके वजह से ये सवाल जो आते हैं ना कि डेट्स याद नहीं रहते, नाम याद नहीं रहते, क्रोनोलॉजी ठीक से समझ नहीं आती, इट्स बेसिकली रिडंडेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस इन यूपीएससी। तो वो आपको उसके ऊपर जाना ही नहीं, आपका एनालिटिकल पार्ट अगर स्ट्रांग है तो ऑप्शनल आराम से हैंडल हो जा सकता है। एंड सर की इस हाँ। बात को सपोर्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना हाँ। चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्टडी है कि मैं इवन आई टीच हिस्ट्री फॉर जनरल स्टडीज, तो उसमें क्लासेस में स्टार्ट होने से पहले कई बार एस्पिरेंट भी ये कंफ्यूजन में और डर में रहता है कि बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ेंगी। यस, पर जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, डेट्स के ऊपर बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आता है बस प्रीलिम्स में, दैट्स इट, और वो भी chronology पे आता बस है। बिल्कुल, एक बिल्कुल। उसमें भी डेट नहीं पूछेंगे। जैसे इस बार उन्होंने पूछा था कि 8th सेंचुरी के पहले कौन सी किंगडम बनी थी, तो बस आपको जनरली पता होना चाहिए, वो 100 साल के डिफरेंस वाली किंगडम पूछी थी उन्होंने, ऐसा भी नहीं था कि कोई क्लोज था। तो बहुत ही रेयरली सवाल आएगा क्रोनोलॉजी से, वो भी एक प्रीलिम्स में, दैट्स इट। सो दैट्स मेक हिस्ट्री नॉट सो वास्ट Yes. सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये मिथ बर्स्ट कर दीजिए। यस, राइट। सो सर इसमें जो एस्पिरेंट्स हिस्ट्री को सोच रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट डेफिनेटली सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, वी गेट टू नो अ लॉट, तो जर्नल स्टडीज में इन एस्पिरेंट्स को कोई फायदा मिल सकता है उस चीज का? एक तो आपने बता ही दिया कि प्री जिस तरह का हो रहा है, यस, पिछले आई थिंक 4 सालों से हम देख रहे हैं कि एंशिएंट मिडीवल की तरफ झुकाव बन गया। आप Right. कोई भी ऑप्शन लें, आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इन एडिशन टू दिस एडवांटेज और क्या क्या एडवांटेज मिल सकती है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से? यस, एब्सोल्युटली। देखो यार, कोरोबोरेशन वाला एक फैक्टर हमेशा ही रहता है। जब हम यूपीएससी करते हैं तो वी नीड टू सी इट इन अ होलिस्टिक वे, कि जैसे जो चीज़ मेरे बारे में हुई, हमारा डिस्कशन भी हो रहा था, मैंने बताया भी था आपको कि सिर्फ इंटरव्यू में 300 प्लस लाना मतलब सिलेक्शन। अब ये पुरानी बात हो गई। ये जैसे मेरा पहला अटेम्प्ट 2012 का था, तो उस ज़माने में ये एटीट्यूड चल जाता था कि मैं यार जीएस ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, तब कोई पढ़ता भी नहीं था जीएस इनफैक्ट, बस ऑप्शनल में आपको 300 प्लस स्कोर करना है, आपका यूपीएससी निकल गया जी। बट अभी ऑफ लेट अगर देखोगे तो जीएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री जो है वो आपको जीएस में हेल्प करता ही करता है। अब कैसे? तो ऑब्वियसली GS1 जो है उसमें 75 मार्क्स वर्थ ऑफ क्वेश्चन तो डायरेक्टली हिस्ट्री से ही आता है, बिल्कुल। तो वो एक तो एडेड एडवांटेज, नेचुरल एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। और आजकल के सवाल जो है वो अगर आप देखोगे तो कल्चरल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने पर्शियन लिटरेचर पूछ लिया, इस बार सांस्कृतिक लिटरेचर पूछ लिया, इस बार उन्होंने डायरेक्टली एनालिसिस पूछ लिया था कि ट्रेडिशनल इंडियन आर्मी ये ब्रिटिशर्स के सामने बार बार हारती ही क्यों थी। तो ये वाले जो क्वेश्चन जो है वो आपको ऑप्शनल से ही हैंडल होने वाले, जीएस से हैंडल होना काफ़ी मुश्किल है जी। सेकेंड जो है, अगर आप GS4, GS3 और GS2 भी पकड़ के चले तो उल्टे सीक्वेंस में आएंगे थोड़ा सा, बिकॉज GS4 जो है उसमें बेसिकली एथिकल डायमेंशंस के ऊपर हमेशा ज़्यादा फोकस होता है। बिल्कुल सर। ना बच्चों ने मुझे बहुत बार पूछा सर ये एथिकल डायमेंशन और इतिहास का क्या लेना देना। मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल या फिर बड़ा एक बेसिकली इक्वेशन देता हूँ। इंडिया में राइट नाउ सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई रहेगा तो वो करप्शन का प्रॉब्लम है, और करप्शन को आप इतिहास से कैसे जोड़ पाओगे? तो हमारे पास 2 ग्रेट फिलोसोफर है इंडिया में, एक है आचार्य चाणक्य और दूसरे महात्मा गांधी जी। बिल्कुल। नाउ इंडिया टुडे इज बेसिकली गांधीज इंडिया, इट इज नॉट चाणक्यन इंडिया, बट इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ चाणक्यज इंडिया। बट जब आप चाणक्यन फिलोसॉफी की बात करते हो तो चाणक्यन फिलोसॉफी को इंग्लिश में आप कहते हो कि मीन्स जो है वो आपके एंड को जो है बेसिकली जस्टिफाई नहीं करती, एंड जो है वो मीन्स को जस्टिफाई करता है। इसको आप नॉर्मल या फिर नॉमिनल वे में बोलते हो साम दाम दंड भेद वाली फिलोसॉफी। बिल्कुल सर। ये टोटली अनएथिकल फिलोसॉफी हो गई। मतलब आपको एंड अचीव करना है, आपको अगर हाँ कैसे भी करो। एंड ऑब्वियसली फिर उसकी वजह से हुआ क्या, करप्शन जो है बेसिकली इंडिया में
इज बेसिकली होम ब्रेड फैक्टर। जैसे आप और मैं, हम लोग यहाँ पे करप्शन को बैठ के गाली डाले, या फिर ऑर्डिनरी लोग करप्शन को बैठ के गाली डाले, बट जब गवर्नमेंट काम होता है तो सबसे उसमें पहले वही positive वही aspect भी सबसे निकलते हैं। हाँ सबसे पहले वही होता है। वैसे अगर ट्रैफिक पुलिस में किसी ने पकड़ लिया तो रादर देन गिविंग द चालान, सबसे पहले क्या होता है कि 100-200 लेके मामला रफा दफा हो जाओ। तो ये चाणक्यन फिलोसॉफी है जो डेली बेसिस पे आपको घर के बेसिस पे ही, फैमिली बेसिस पे फीड की जाती है। इसके अपोजिट गांधीयन फिलोसॉफी है। कि गांधीयन फिलोसॉफी एग्जैक्टली आपको क्या बताती है कि आपकी जो मीन्स है दैट जस्टिफाई एंड। जो गांधी जी ने पूरे नेशनल मूवमेंट में भी किया था कि एंड इज इंडिपेंडेंस, वो कभी तो आने ही वाला है, बट अगर वो लेने के लिए आप ब्लडशेड करोगे तो कल अंग्रेजों का गवर्नमेंट जाके इंडिया का गवर्नमेंट आने ही वाला है। एंड फिर इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आपको कोई ये होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप उनके खिलाफ भी हथियार उठाओगे फिर तो, फिर बिल्कुल वो तो जस्टिफाइबल बिल्कुल, नहीं है ना। बिल्कुल, सो दैट्स ये फिलोसॉफी। अभी तो मैंने बस आपको ये 2 ही एग्जांपल दिए, वैसे पूरे GS4 में तो हमें एक टॉपिक ही होता है अलग से कि जी लेसन लर्न्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द ग्रेट नेशनल लीडर्स, और यही बिल्कुल तो सर, हमारे 2 नेशनल लीडर्स है। बिल्कुल सर। इससे हमने क्या सीखा। वैसे हम GS3 की अगर बात करते हैं तो GS3 में आपको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आती है पूरी, जो आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से ईजिली कोरोबोरेट हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही फिर GS3 में आपको बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी वाला टॉपिक है। इंटरनल सिक्योरिटी के आज के इंडिया के जितने भी प्रॉब्लम है वो 1950 से लेके 1990s के बीच में ही डेवलप्ड हुआ है। जी वो अगेन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कवर अप हो ही जाता है। एंड टॉकिंग ऑफ GS2, तो उसमें पहले इंटरनेशनल रिलेशन है। इंटरनेशनल रिलेशन में हम इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन, देर आफ्टर फिर उसके बाद ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एंड देर आफ्टर इवन यूनाइटेड नेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रूशल टॉपिक है जो अगेन किससे पढ़ते हैं हम लोग, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी इनका वर्ल्ड लिंक हिस्ट्री से भी आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा का पूरा जो GS2 का जो सोशल जस्टिस के साथ साथ जो गवर्नेंस वाला टॉपिक एंड इवन कॉन्स्टिट्यूशन है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स भी तक वो इसके भी सारे मूरिंग्स है, इसके सारा जो बैकग्राउंड जो आपको इतिहास में ही मिलेगा। सो अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, आप कभी ये समझ ही नहीं पाओगे कि आपको रिजर्वेशन की पॉलिसी को सपोर्ट करना है, अपोज करना है। रिसेंटली एक नया इशू चला यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको सपोर्ट करना है, अपोज करना है। बिकॉज मेरिटोक्रेसी वाले जो पॉइंट आते हैं आपके, वो आते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ 2023, जबकि UCC है, रिजर्वेशन है, 1950s में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। तो आपको तब की कंडीशन भी देखनी है। जी आपको ये भी जानना है कि वो क्यों डाला गया, अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। उसके पीछे एक 2000 साल का सोशल हिस्ट्री है इंडिया का, जी एंड वही हम लोगों को समझना पड़ता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपने भी मेंस लिखे हुए हैं, तो यू नो कि ऐसे लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। बिल्कुल वन ऑफ सर। द मोस्ट फेवरेट तरीका क्या है, Historical हिस्टोरिकल context। बैकग्राउंड से ऐसे चालू करो, जी या फिर आपको अनेक्डोट से चालू करना है, या फिर आपको कोड से चालू करना है। सब कहाँ पे आता है, हिस्ट्री हिस्ट्री में ही में आता है। सो दैट्स वो नेचुरल एडवांटेज जो है वो हमेशा से ही रहता है व्हेन यू टेक द हिस्ट्री। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिथ बर्स्ट हो रही है। हाँ अक्सर हिस्ट्री को कह दिया जाता है कि ये लो डिनोमिनेटर सब्जेक्ट है। इसका बेसिकली मतलब है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है पर सवाल नहीं आते। हाँ जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री को हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं बट हम देखते हैं कि बहुत कम क्वेश्चन, कई ऐसे भी साल हैं जिसमें GS1 में हमें नहीं दिखता। लेकिन ऐसा नहीं कि GS1 में ही आपको हिस्ट्री देखनी है, उसका कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाएगा। नाम की फिलोसफी फॉर एग्जांपल, पोस्ट कोल्ड वॉर, राइट। एंड GS3 में पोस्ट इंडिपेंडेंस का कुछ कनेक्शन बन जाता है लैंड रिफॉर्म्स की। एब्सोल्युटली, form लैंड में। रिफॉर्म, फायर पॉलिसीज, thereafter इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अंडर डिफरेंट कश्मीर का गवर्नमेंट, इशू इन कश्मीर वाला इशूज, इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म वाला इशू है, नक्सलाइट मूवमेंट जो 60s में डेवलप्ड हुई। तो ये सारे इशू है वो कोरोबोरेशन आता ही आता है। मतलब द नॉलेज इज समथिंग ना दैट यू कैन गेन एनीवेयर अक्रॉस द UPSC, हर एक GS के सब्जेक्ट में भी, एंड आफ्टर इवन इन इंटरव्यू। अगर आप इस सब्जेक्ट को तरीके से पढ़ो, रटो नहीं तो। बिल्कुल सर। अगर रटने गए तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला, जी। बिकॉज रटने में वो नॉलेज आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाते कभी भी। तो ऐसा रटना नहीं है, चीज़ें समझनी है पहले। एंड जैसे ही आप चीज़ें समझ लेते हो ना, रटना अपने आप चालू हो जाता है। जी यस फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, और इस परसेप्शन के साथ अगर आप इस सब्जेक्ट को अप्रोच नहीं करोगे तो ये अपने आप बहुत इजी सब्जेक्ट लगेगा। बेसिकली कहानी की तरह ही है। इसके नाम में भी स्टोरी आ रहा है कि हिस तो आता है पर स्टोरी आ रहा है। यस तो ये कहानी की तरह समझेंगे, इसके अलग अलग हाँ। पात्र हैं। एक चीज हुई, उसने किसी और चीज को लीड किया, Yes, फिर वो absolutely. आगे कुछ और लीड कर रही है, उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। ठीक है सर, तो सर अब बात करते हैं कि ऑप्शनल की तैयारी के लिए आप कोई बुक्स सजेस्ट करेंगे एस्पिरेंट्स को, और अगर कोई खुद से तैयारी करना चाहता है तो वो किस तरह से कर सकता है? अच्छा ठीक है, देखो अगर खुद से प्रिपरेशन करना है तो हिस्ट्री में पहले आपको डायमेंशन समझने पड़ेंगे। हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या होता है, सबसे पहले तो यही से शुरुआत होती है। मैंने बहुत टाइम पे बच्चों को देखा है कि टेंडेंसी जो होती है ना
कि मैं एक बुक उठाऊं और उसको पूरा का पूरा जो है रट्टा मार के कवर टू पी लूं। कवर कोशिश करते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप उपिंदर सिंह पकड़ोगे, सतीश चंद्रा पकड़ोगे, या इवन नॉर्मन लोवे पकड़ोगे, जो नॉर्मल रेफरेंस बुक है वो 1000 पेजेस के बुक है। बिल्कुल सर। एट एनी गिवन टाइम एक एवरेज कैंडिडेट है वो 30 पेजेस से ज़्यादा डेली बेसिस पे नहीं पढ़ पाता है। बिल्कुल। एंड फिर अगर आप 1000 पेज का बुक पढ़ने जाओगे तो 4 से 5 महीने वो बुक में चले गए। एंड ये बहुत ही वर्स्ट काइंड ऑफ सिचुएशन होती है जहाँ पे आप साल के 5 महीने सिर्फ एक बुक के ऊपर वेस्ट करते हो, बिकॉज अल्टीमेटली वो एक पार्ट है आपके सिलेबस का, ये ऑप्शनल का एक पार्ट है, पूरा ऑप्शनल, फिर पूरा जीएस, फिर पूरा प्रीलिम्स। एंड दैट्स आई ऑलवेज सजेस्ट कि पहले यार आप एक डायमेंशन समझिए। एंड डायमेंशन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री में आपको मायने रखता है दैट इज सोर्सेस। एक होता है लिटरेरी सोर्सेस और एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जो आपको करना ही करना है। उसके बाद में आता है पॉलिटिकल एंगल। तो पॉलिटी में आप क्या पढ़ोगे, किंग पढ़ोगे, एंड देयर आफ्टर किंग की इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जो होती है वो पढ़ोगे। जैसे अशोका है तो अशोका का पॉलिसी ऑफ धम्मा, अलाउद्दीन खिलजी है तो अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रिफॉर्म हो गया, अग्रेरियन मेजर्स हो गए। एंड वैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑटोवन बिस्मार्क का ब्लड एंड आयरन पॉलिसी हो गया। बिल्कुल सर। तो ये ऐसी वाली चीज़ें उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। देयर आफ्टर सोसाइटी। अब सोसाइटी में अगर हम लोग बात करें तो सोसाइटी में हमको क्या पढ़ना है, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, then composition of the Hindu society and composition of the Islamic society which will be an additional factor in medieval India। और फिर जब हम composition की बात करते हैं मतलब क्या, तो exactly वर्ण पोजीशन कैसी थी। वर्ण एंड जाति टू आर डिफरेंट थिंग, लोग इसको हमेशा एक ही कंसिडर करते हैं, जबकि ये दोनों अलग है। इनकी कंडीशन क्या थी, देयर आफ्टर लोअर वर्ण लोअर जाति की कंडीशन इंडिया में इतनी डिटेरियोरेटेड क्यों है, बिकॉज ये सिस्टमेटिकली हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड वैसे ही फिर इसके अलावा जो है पोजीशन ऑफ द वुमन एग्जैक्टली क्या होती है। इसके बाद जो है बेसिकली आता है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपको क्या करना है, तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद में क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, एंड देयर आफ्टर फिर ट्रेड। बिकॉज एग्रीकल्चरल पॉलिसी कोई भी गवर्नमेंट करता है अग्रेरियन सरप्लस के लिए। अग्रेरियन सरप्लस आएगा तभी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जाएगी क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री में, और यही क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री में आपके बनेंगे माल, दैट इज गुड्स, जिसको आपको बेसिकली बेचने के लिए ट्रेड नेटवर्क बनाने पड़ते हैं। जैसे आपने कुछ कुछ सुने भी होंगे उत्तर पथ दक्षिण पथ, वैसे ही आपने कुछ सुना होगा एंशियंट सिल्क रूट है। तो ये सिल्क रूट या फिर उत्तर पथ दक्षिण पथ जब बने तो ऑब्वियसली उसके पीछे माल था पहले। तो अनलेस एंड अनटिल किंग का एग्रेरियन पॉलिसी क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, वो ट्रेड रूट का कोई मायने ही नहीं है। तो हम लोग को इकोनॉमी ये 3 एंगल जो करने पड़ते हैं। एंड लास्ट कम्स द कल्चर। एंड कल्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें आर्किटेक्चर आता है, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, एंड देयर आफ्टर मोस्ट क्रूशियल इज रिलीजन। तो ये 6 एस्पेक्ट जो आपके कल्चर के कवर अप करने हैं। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, कल्चर वाला एंगल आपको प्रीलिम्स एज वेल एज में दोनों जगह पे हेल्प करता ही करता है। देयर आफ्टर ये सब होने के बाद आता है हिस्टोरियोग्राफी। ये जो हिस्टोरियोग्राफी है मतलब ये सारी जो चीज़ें भी मैंने बताई सोर्सेस, उसको पढ़ के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल डाटा लाने का काम एक हिस्टोरियन करता है जी। एंड दैट्स हिस्टोरियन का उसके ऊपर एनालिसिस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको ये 6 डायमेंशन के ऊपर फोकस करना है। एंड नाउ विल कम टू द बुक लिस्ट। अब बुक लिस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है उसमें आपको एंशिएंट इंडिया में पढ़ना पड़ेगा उपिंदर सिंह, बिकॉज ये आपका पॉलिटिकल एंगल एंड देयर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव दैट इज इकोनॉमिकल एंगल थोड़ा सा अच्छे से कवर अप करवाता है। बट सोसाइटी एंड देयर आफ्टर कल्चर के लिए आपको जाना पड़ेगा बीए इग्नू मटेरियल में। तो आपको दोनों बुक करने पड़ेंगे, बीए का इग्नू मटेरियल प्लस उपिंदर सिंह जो बेसिकली एंशिएंट एज वेल एज अर्ली मिडियल इंडिया कवर अप करवाता है। देयर आफ्टर मीडिएवल इंडिया की बात करें तो सतीश चंद्रा का पार्ट 1 पार्ट 2, अभी रिसेंटली एक नया बुक उन्होंने मर्ज करके निकाला हुआ है बट उसमें मेरे को इतना दम नहीं लगा। तो ओल्डर वर्जन अगर मिलते हैं ना पार्ट 1 पार्ट 2 वो करोगे, बट अगेन पार्ट 1 पार्ट 2 में प्रॉब्लम क्या है, वो सिर्फ सल्तनत एंड मुगल कवर अप करवाता है। जबकि यूपीएससी का आजकल जो फोकस है 7 to 12 सेंचुरी के ऊपर चला गया। बिल्कुल। तो 7 to 12 सेंचुरी को कवर करने के लिए आपको लगेगा बीए का इग्नू मटेरियल। तो मीडियल इंडिया के लिए भी आपको बीए इग्नू मटेरियल एंड देयर आफ्टर सतीश चंद्रा पार्ट 1 पार्ट 2। वैसे ही मॉडर्न इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 बुक है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है बीएल ग्रोवर, बिकॉज बीएल ग्रोवर जो आपका फैक्चुअल डाटा कवर अप करवाता है। बीएल ग्रोवर का सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो है मॉडर्न इंडिया की हिस्टोरियोग्राफी आपको बीएल ग्रोवर से अच्छी कहीं नहीं मिलेगी। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लासी टू पार्टीशन जो शेखर बंदोपाध्याय का जो एनालिटिकल बुक है जी। और आपको यही सीक्वेंस में करना पड़ेगा। डायरेक्ट प्लासी टू पार्टीशन पे गए तो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी राइटिंग है, एनालिटिकल है, कुछ समझ में नहीं आएगा, वो पूरा बाउंसर चला जाएगा। एंड देयर आफ्टर जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाते हैं तो मार्केट में बुक्स तो अवेलेबल है, एल मुखर्जी, जैनन, माथुर जैसे, बट एज सच उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट 17, 18, 19 सेंचुरी के लिए इंटरनेट रिसर्च एंड 20th सेंचुरी के लिए बेसिकली आपको नॉर्मल लोगों के सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं। बट ये जब बुक्स पढ़ोगे तो मैंने जो आपको 6 एंगल बता के रखे हैं दैट इज सोर्सेस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड देयर आफ्टर 6th वन इज बेसिकली हिस्टोरियोग्राफी। यही एंगल को ध्यान में रख के पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदा आपको होगा।
वरना अगेन आप रटने में चले जाओगे एंड रटने से फिर ऑप्शनल में आपको 200 220 नॉट मोर देन दैट, वो रेंज में आके आप फंस जाओगे। सर ने बहुत ही इलेबोरेटली अलग अलग सोर्सेज बताए हैं एंड सर इन सोर्सेज को कवर करने में सेल्फ स्टडी में दिक्कतें कहीं ना कहीं आती हैं। यस, हम समझ नहीं पाते कि किस चीज को कितना एक्सट्रैक्ट करना है हाँ, और उसकी यूटिलिटी कहाँ पे बेसिकली होनी है। right. तो उसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए टीम स्टडी IQ ने हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स भी ऑफर किया है Yes, एट अ absolutely. वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो सर ये पर्टिकुलर कोर्स जिसमें ऑब्वियसली आप लीड कर रहे हैं एंड यू विल बी टीचिंग इन दिस कोर्स, हाँ. तो यहाँ पे हम किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं एंड ये पर्टिकुलर हमारा कोर्स जो है इतने सारे सोर्सेज को मिनिमाइज कैसे करेगा जिससे पर आउटपुट हमारी मैक्सिमाइज रहे। यस एब्सोल्युटली। तो दैट इज द मेन थिंग ना, कि ये प्रॉब्लम जो आपने हाईलाइट किया था अभी, वही सेम प्रॉब्लम मुझे मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे आया। ओके कि मतलब मैं जब लेक्चर लेता हूँ तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, सर 300 प्लस आने के बावजूद व्हाई यू हैव फेल। तो उसका सबसे मेन रीज़न जो होता है, हम ये चीज़ कभी यूपीएससी में समझ में ही नहीं पाते कि वंस वी आर इन दी यूपीएससी देन हमारे लिए वो एक लॉन्ग ड्रॉन शॉट है। ये कोई नहीं बंदा सोचता कि मैं 6 अटेम्प्ट दूंगा, सब बच्चे को लगता है एक अटेम्प्ट दूंगा और निकल लूँगा। और उस चक्कर में होता क्या है ना कि हम लोग सेल्फ प्रिपरेशन करने जाते हैं और पहले 2 अटेम्प्ट वेस्ट करवा देते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ कि मैंने पढ़ने के टाइम पे बहुत ही इलेबोरेट पढ़ा, बट इलेबोरेट पढ़ना इज टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर। बिल्कुल सर, वो कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते? जैसे मैंने 300 प्लस किए हैं, मैंने एक भी कोचिंग क्लास की हेल्प नहीं ली उसमें, बट 300 प्लस आए मुझे, बट वो आए कब? 6th अटेम्प्ट में। तो इन दैट कैपेसिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो टाइम जो है वो काफ़ी क्रूशियल होता है। जी वरना एक एक बुक, जैसे मैंने आपको बताया कि उपिंदर सिंह ही पढ़ने बैठोगे ना, 6 से 7 महीने का तो टाइम पीरियड लग जाता है, और फिर वो अटेम्प्ट वेस्ट है आपका। बिल्कुल सर, मतलब जिस अटेम्प्ट में आप उपिंदर सिंह पढ़ते हो वो अटेम्प्ट तो आप श्योर शॉट फेल हो, बिकॉज आपने पूरे साल के 6 महीने तो उसी में लगा दिया है। जी ये हो चुका है ना हमारे साथ। तो यही बेसिकली मैंने सोचा था कि मतलब अगर एक हाथ कोर्स लॉन्च करना है तो हिस्ट्री ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेल्फ प्रिपरेशन से हो सकता है, बट वो बेयर मिनिमम आपके 3 से 5 अटेम्प्ट खाएगा। तो आपको वो टाइम पीरियड कम करना है। दैट्स वाई जो मेरा कोर्स जो मैंने डिज़ाइन किया उसमें मैंने पहले भी बता के रखा था कि सबसे क्रूशियल फैक्टर जो हुआ दैट इज़ माई क्रक्स मटेरियल। जी क्रक्स मटेरियल इन द सेंस दैट जो मटेरियल हम लोगों ने डिज़ाइन किया है वो मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने मल्टीपल पॉसिबल सोर्सेस से वो निकाल के किया हुआ था। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उपिंदर सिंह अगर मैं पढ़ता हूँ तो उपिंदर सिंह में मुझे बस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल ही दिखाई देते हैं। सोसाइटी कल्चर की एज सच इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ बुक में नहीं मिलती है ज़्यादा। तो ये सोसाइटी कल्चर एंड विद इन सोसाइटी में मैं भी जाऊँ तो फिर उसमें पोजीशन ऑफ द वुमन वाला फैक्टर है, लोअर जाति लोअर वर्ण वाला फैक्टर है, ट्राइबल उस ज़माने में थे वो वाला फैक्टर है। कल्चर में अगर मैं जाता हूँ तो ऑब्वियसली एंशिएंट टाइम में पेंटिंग, म्यूज़िक एंड देयर आफ्टर डांसेस कैसे डेवलप्ड हुए, ये वाला फैक्टर ये मिलता ही नहीं है नॉर्मल रेफरेंस बुक में। तो मुझे उसके लिए फिर अलग अलग रेफरेंस बुक सर्च करने पड़े। तो दैट्स मेरा जो क्रक्स जो है मैंने इसी हिसाब से डिज़ाइन किया कि आप कोई भी एक इरा उठा लेना, गुप्ता उठाओ, सल्तनत उठाओ या फिर इवन मॉडर्न इंडिया का उठाओ, उसमें आपको पहले सोर्सेस मिलेंगे सारे के सारे, फिर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंगल मिलेंगे जो अभी मैंने डिस्कस किए, एंड लास्ट में हिस्टोरियोग्राफी मिलेगी। तो मतलब सारा इंपॉर्टेंट जो डाटा है आपको मेरे पेजेस पे ही मिलेगा। आपको जो ढूंढने की मेहनत करनी पड़ती है ना वो मैंने पूरी की पूरी निकाल दी उसमें से। दिस इज रियली कूल थिंग, दैट इज दी कोर थिंग, दैट इज दी कोर थिंग। मतलब वो क्रक्स इतना कॉम्प्रिहेंसिव मैंने बना के रखा है, कब तक उसके रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। जी तो क्रक्स तो हमारे पूरे कोर्स की तो सोल है, इट्स बेसिकली द जान ऑफ आवर कोर्स यू कैन से, एंड वही मेन है। अगर आप वो करोगे अलॉन्ग विथ आवर लेक्चर्स तो फिर आपको 300 प्लस लाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। राइट नाउ बच्चों के साथ प्रॉब्लम वही है, तो उनको लगता है उपिंदर सिंह कर लो हो जाएगा, सतीश चंद्रा कर लो हो जाएगा, बट जो चीज़ें मैंने अभी बताई उसमें आपको पता चलेगा कि वेर यू आर मिसिंग आउट। जी एंड फिर ये मिसिंग आउट वाला फैक्टर ऐसा नहीं कि मैंने बताया, ये इन बच्चों को भी पता चलेगा, बट 2 अटेम्प्ट जाएंगे उसके लिए, जी जो मेरे साथ हुआ राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स समझने की जरूरत हाँ। ये है, हमें कई बार टेलीग्राम या Yes, अदर हाँ। सोर्सेज से भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि हम क्या ये बुक ले लें, उपिंदर सिंह ले लें, BL ग्लोवर ले लें, लेकिन हमें ये समझना होगा कि देखो न्यू बुक्स जब आती है ना तब उसकी खुशबू, उसकी महक तो बड़ा एक्साइट करती है हमें, Yeah. लेकिन उनको पढ़ने में जो जान जाएगी सही दैट में, विल हाँ, कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट। हाँ, ये सीधी सी yes. बात है। तो सर ने जिस तरीके से कोर्स एंड क्रक्स मटेरियल डिजाइन किया है उसका पर्पस ही ये है कि आप एक सोर्स से अपना पूरा का पूरा ऑप्शन सब्जेक्ट तैयार कर लें, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द की इन योर सक्सेस। तो ये काफी सही चीज है सर। तो ये जो क्रक्स मिलेगा क्या ये डाउनलोडेबल रहेगा? जो एब्सोल्युटली। ओके क्रक्स के साथ साथ मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मैं देता हूँ, एंड thereafter फिर पीपीटी भी मिलता है। ये हैंड रिटन नोट जो है बेसिकली क्लास के रनिंग नोट्स रहते हैं, ओके और इसको भी मैं पॉइंट वाइज फॉर्मेट में बनाता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब प्रीलिम्स और मेंस के जो आपका जीएस का सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल का सब्जेक्ट होता है उसमें 5 दिन का गैप होता है,
उस 5 दिन में आपको पूरा ऑप्शनल जो रिवाइज करना ही करना है। बिल्कुल उसके सर, बिना 300 प्लस नहीं आने वाला है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। करोगे कहाँ से रिवाइज? ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, जी, क्योंकि हैंड रिटन नोट जो मैंने पॉइंट वाइज मैनर में ही बनवाता हूँ मैं, जब मेरे लेक्चर्स होते हैं तब, ताकि बच्चों के लिए कोई भी क्रूशल पॉइंट है छूटे ना। एंड ट्रस्ट में जब आप मेंस लिखने के लिए बैठे रहते हो ना, तब आपको बेसिकली वही हैंड रिटन नोट जो रिवीजन मटेरियल के लिए सबसे ज़्यादा काम में आने वाले हैं। बिल्कुल एंड सर। आफ्टर मैं पीपीटी भी शेयर करता ही हूँ, जैसे ओपन सेशन भी जो मेरे हुए थे आर एस शर्मा एंड आफ्टर इवन सतीश चंद्रा वाले, तो उसमें मैंने पीपीटी दी थी, बिकॉज पीपीटी में होता है क्या ना, विजुअल मेमोरी होती है। जी, जब आप हिस्ट्री जैसा ऑप्शनल करते हो, जिसमें पहले ही बच्चों को डर लगता है कि भाई है नहीं है, तो उसमें एक विजुअल मेमोरी हमेशा काम में आती है। तो बिल्कुल। इसके लिए पीपीटी का भी एक्सेस दे के रखता हूँ, एंड एवरी मटेरियल इज डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल, सो डोंट वरी। दैट इज़ रियली गुड। एंड हैंड यस, रिटन नोट्स की सर की एक खास बात है कि जो नोट्स हैं, उनका आप सैंपल देख सकते हैं स्टडी आईक्यू की ऐप पर भी, वहाँ डेमो लेक्चर्स यस, डेमो एंड लेक्चर्स भी डेमो है, हाँ। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। एंड ये बात एक्चुअली सर ने बड़ी पॉइंट की कही है कि देखो, जब हम जीएस का पेपर देते हैं, तो उसके बाद यूपीएससी पहले ये 5 दिन का गैप नहीं देती थी, हाँ, ये 2 दिन का गैप हुआ 2 दिन करता का था। गैप होता था, तो बराबर, है यूपीएससी को ना? भी रियलाइज हुआ कि जीएस में एक माइंडसेट के साथ बच्चा जाता है, काफी देर के लिए वही माइंडसेट रहता है, तो नाउ ही हैज टू शिफ्ट हिज माइंडसेट। और उस शिफ्ट में जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उसमें आप पन्ने पलटते पलटते हाँ, बहुत सारा बहुत मटेरियल सारा बहुत कम जल्दी-जल्दी, समय में हाँ, रिवाइज कर रिवाइज़ सकते हो। कर सकते हो, तो राइट। दिस इज रियली काफी अच्छा फीचर है ये। एंड सर, इसमें आंसर राइटिंग एक बहुत एसेंशियल पार्ट यस, है। हम जितना एब्सोल्युटली, मर्जी पढ़ लें, अल्टीमेटली नो वन इज गोइंग टू आस्क कि कितने कौन सी बुक्स पढ़ी, राइट, सैनिल सर का एब्सोल्युटली। लगाया था कि किसी और का लगाया था। राइट, तो आंसर राइटिंग इज द की। तो यस, सर, हाँ। हम अपने कोर्स में आंसर राइटिंग के को लेकर किस तरह से केटर करते हैं? हाँ, देखो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, इट इज़ अ सेकेंडरी स्किल। प्राइमरी स्किल जो होता है आपका कंसेप्चुअल नॉलेज होता है, जी, एंड दैट्स द आंसर राइटिंग जो है आपको तब तक नहीं करनी है जब तक आपका कंसेप्चुअल नॉलेज का क्लैरिटी जो है वो राइट नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है मैं समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को लगता है मैं पहले ही दिन पेन उठाऊंगा और आंसर राइटिंग करने चालू कर दूंगा। बिल्कुल। बट प्रॉब्लम है आपको क्रॉस सब्जेक्ट लिंकेजेस बनाने नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम है कि आपके पास डाटा कम है। प्रॉब्लम है कि आपके पास एनालिसिस कम है। एंड दैट्स द पहले ही दिन से आप आंसर राइटिंग करोगे, दूसरे तीसरे महीने ना बच्चा हाथ खड़े कर देता है कि भाई आंसर राइटिंग हो ही नहीं रही है, एंड फिर क्या, पैनिक, डिप्रेशन। राइट, ये राइट, क्यों राइट। होता है? ये कॉमन एस्पेक्ट उसी की वजह से, बिकॉज आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी दैट इज प्राइमरी स्किल के ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया। आपको ऐसा लगता है, एंड दैट इज क्वाइट कॉमन ऑल्सो, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम रॉट लर्निंग वाला है। जी, तो बच्चों का वही टेंडेंसी है कि भाई एक हाथ बुक उठाओ, पढ़ो, रटो, एंड thereafter जाके निकाल के आओ। वो नहीं होगा। यूपीएससी में आपको क्रॉस सब्जेक्ट लिंकेजेस बनाने आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वालिटी का भी एक आंसर लिख रहे हो, तो उसमें कुछ एथिकल डायमेंशन है, कुछ एनवायरमेंटल डायमेंशन है, कुछ बेसिकली गवर्नेंस वाला डायमेंशन है, कुछ हिस्टोरिकल डायमेंशन है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आंसर राइटिंग जो है वो प्राइमरी स्किल डेवलप होने के बाद ही होनी चाहिए। जी, बट हैविंग सेड सो, अब ऑब्वियसली फीचर्स के ही लिए हम लोग आंसर राइटिंग जो है उसको इलेबोरेटली प्रोवाइड करवाते ही करवाते हैं। इन दैट सेंस कि मैं खुद जो है बेसिकली क्लासेस में 2 आंसर राइटिंग के सेशन लेता हूँ ईच एंड एवरी सेक्शन में। तो जैसे ही एंशिएंट का मेरा एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो गया, मेरा एक आंसर राइटिंग का सेशन होता है, एंड देयर आफ्टर पूरा का पूरा एंशिएंट खत्म हो जाएगा, तो मेरा एक आंसर राइटिंग का सेशन होगा। उसमें मैं करता क्या हूँ कि मैं खुद आंसर लिख के लाता हूँ। 2 क्वेश्चन है, मैं पहले बच्चों को बोलता हूँ आंसर लिखेंगे लाइव, एंड देयर आफ्टर वही 2 क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखे हुए हैं, एंड देन कंपेयर। देन यू विल रियलाइज कि 300 प्लस कैंडिडेट मार्क वाला जो है उसका आंसर कैसा और आपका आंसर कैसा है, एंड व्हाट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू टू इम्प्रोवाइज। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पूरे के पूरे पीवाईक्यूज जो है वो पीवाईक्यू के मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करके रखे हैं। और मेरे मॉडल आंसर का जो सबसे प्राइमरी फीचर है इज अप्रोच बॉक्स। आंसर राइटिंग में सबसे क्रूशियल चीज़ अगर कोई रहेगी, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना। बिल्कुल सर। अगर क्वेश्चन ब्रेक डाउन ही नहीं हो पा रहा है तो प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा 10 पॉइंट तो लिख के आता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आजकल मिलते हैं मार्केट में, यार मैंने यार 10 मार्क के लिए 10 पॉइंट डाले फिर भी मार्क्स नहीं आए। ओके, अरे भाई वो क्वेश्चन ब्रेक डाउन ही गलत किया ना यार आपने। उस क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें पूछी थी, दोनों के 5-5 पॉइंट डालने थे, आपने एक ही के 10 डाल के आ गए, तो मार्क्स कैसे आएंगे? एंड दैट्स लाइक अप्रोच बॉक्स जो है वो मैं हमेशा प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करना है। तो पीवाईक्यू के मॉडल आंसर प्लस अप्रोच बॉक्स के साथ वो भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। एंड न्यू थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड ऑफ लेट सिंस लास्ट 2 बैच इज बेसिकली एडिशनल टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज जो है बेसिकली उसमें हम लोगों ने 12 टेस्ट का पैकेज इसमें इंक्लूड करवा के रखा है फाउंडेशन में, जिसमें है क्या, तो एंशियंट के 2, मीडिएवल के 2, मॉडर्न के 2 एंड वर्ल्ड के 2, ऐसे टोटल 8 सेक्शनल एंड आफ्टर 4 फुल लेंथ जो है आई हैव प्रोवाइडेड। ओके। अब ये जो टेस्ट सीरीज है उसका एक्सेस मैं कब देता हूँ बच्चों को, कि मेरा एक पूरा सेक्शन खत्म हो जाए तभी देता हूँ। मैंने जैसे बोला कि पूरा का पूरा जब तक वो सेक्शन खत्म नहीं होता है तब तक उसके ऊपर आपको जाना ही नहीं है।
क्योंकि वो बना ही नहीं पाओगे, वो आंसर में क्वालिटी आ ही नहीं पाती। एंड फिर अगर गलत तरीके से आंसर लिखना अगर आप सीख गए तो वो निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर डी-लर्निंग बाद में। प्रोसेस बिकम्स हाँ, डिफिकल्ट। तो ओके। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड दैट्स वाई फिर एक सेक्शन जैसे ही मेरा खत्म हो गया एंशिएंट वाला, तो 2 पेपर अपलोड हो जाते हैं अलॉन्ग विद उसका डिस्कशन मॉडल आंसर। आप आपके हिसाब से लिखो, कन्वीनियंस से सबमिट करो, वी विल इवैल्यूएट एंड गिव इट बैक टू यू विद इन 7 to 10 डेज। एंड फिर वैसे ही फिर मॉडर्न इंडिया के लिए, मिडिवल इंडिया के लिए एंड वर्ल्ड के लिए। एंड जब आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब आई विल ओपन द 4 फुल लेंथ वाला टेस्ट फॉर यू, ताकि पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद यू कैन इवैल्यूएट कि फुल लेंथ टेस्ट जो बेसिकली आप लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, एंड लिख पा रहे हो तो कहाँ पे कंपेयर, मतलब कहाँ पे कमी है। एंड फिर इसके जो डिस्कशन जो मैं खुद ही सारे के सारे क्वेश्चन के खुद कंडक्ट करवाता हूँ। तो इससे होगा क्या ना, जो सेकेंडरी स्किल जो होती है, द नॉलेज दैट यू हैव गेन वाया प्राइमरी स्किल, वो पेपर में उतारना, दैट इज सेकेंडरी स्किल। ये काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चे को आ ही जाती है बाय द एंड ऑफ द 5th मंथ। तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली ऐसे ही मैंने डिज़ाइन करके रखा है। दिस इज अ Yes. ब्रिलियंट फीचर सर। और यहाँ पे क्लियरली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सर लीड्स विद एग्जांपल। जब क्लासेस में आंसर राइटिंग होती है Yes, तो सर आपके बीच में, ठीक है सर, वो उस मिलिट्री लीडर की तरह नहीं है जो दूर बैठ के देख रहे हैं, आपके बीच में उस जंग के मैदान में उतरते हैं yes, एंड ही गिव्स एन एग्जांपल, और वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बाय कंपैरिजन एंड बाय लर्निंग वेरियस डायमेंशंस ऑफ अ पर्टिकुलर आंसर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ने यहाँ पर ये बताई है कि जनरली ना हम उत्सुक होते हैं, फटाफट आंसर लिखें, जल्दी लिखें। हाँ, तो ये एक मिथ बस्ट आई होप आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का हुआ होगा कि सब्र रखना है हमने, एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद ही उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का फायदा है, क्योंकि अगेन जैसा सर ने बताया क्रॉस लिंकेजेस नहीं तो बनानी डिफिकल्ट होती हैं। तो वो होलिस्टिक आंसर तभी बन पाएगा जब आप एक बेयर मिनिमम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने अंदर लेके आ पाएंगे। एंड पॉइंट्स का भी सर ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था कि 10 पॉइंट्स लिख तो दिए लेकिन वो ऑर्डर में लिखने थे। तो हिस्ट्री इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट, तो वहां पर ये पॉइंट्स भी सर पूरा स्ट्रेस देते हैं और एम्फेसिस देते हैं कि किस तरह से क्रोनोलॉजी हो या एक पूरा लॉजिकल सीक्वेंस जो आंसर में पॉइंट्स का होना चाहिए, उसकी भी रेगुलर प्रैक्टिस होती है। सो दैट्स रियली ग्रेट सर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज तो है ही एब्सोल्युटली। उससे हमें बिल्कुल रियल टाइम कंडीशंस में पता रियल लग टाइम जाता है। कंडीशन में। और एक इसमें एक और फैक्टर वो भी होता है ना कि जब हम लोग ऑप्शनल हिस्ट्री एंड जीएस हिस्ट्री की जब बात करते हैं, तो ऑप्शनल हिस्ट्री और जीएस हिस्ट्री में मैंने जैसे अभी के लिए आपको जो 6 डायमेंशन बता के रखे थे, ये 6 डायमेंशन में से सिर्फ सोर्सेस निकालो और हिस्टोरियोग्राफी निकालो। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट जो है, ये आपको जीएस में भी उतना ही हेल्पफुल करता है। ओके। तो ये आपको आंसर राइटिंग के टाइम पे पता चल जाएगा कि जीएस के आंसर एंड ऑप्शनल के आंसर बाय एंड लार्ज है तो सेम, बस आपको जीएस वाले में सोर्सेस और हिस्टोरियोग्राफी नहीं डालनी है, बाकी आंसर है वैसा ही है। तो ये भी आपको वहाँ पे इलैबोरेटली पता चल जाएगा, तो आपको कुछ सेपरेट जो है एटलीस्ट हिस्ट्री जीएस के लिए पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। इसी में सारा का सारा जो है इलैबोरेटली कवर अप हो जाता है। तो ये एक Yes, और एडिशनल हाँ। फीचर है जो जिसमें कि हिस्ट्री ऑप्शंस है, जीएस में भी हमें फायदा फ़ायदा मिल होता जाता ही है। होता है, yes। एंड सर इसमें ना एक कई बार ये भी डायलेमा आता है एस्पिरेंट्स का कि करंट अफेयर्स का क्या रिलेशन बनता है हिस्ट्री के साथ, या करंट अफेयर्स में हमें कहीं जाना पड़ता है बहुत ज्यादा? नहीं, history में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करंट अफेयर्स का ऐसा कोई लिंकेज है ही नहीं यहाँ पे। बट एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व की होगी, तो पिछले 3-4 साल के अगर पीवाई की ट्रेंड आपने देखा होगा, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का होता ही नहीं है। वो कोई ना कोई तो स्टैटिक पार्ट से इंटरलिंक करके डालते हैं। बिल्कुल सर। एंड दैट हिस्ट्री जो है वो आपको उसका बैकग्राउंड इलैबोरेटली प्रोवाइड करवाएगी। जो अभी मैंने आपको बताया था कि GS2 एंड GS3 अगर उठाओगे जी तो उसका हर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जी। एंड फिर वो तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। बट एज सच अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स हिस्ट्री में नहीं आता है। तो इट इज़ वेरी वेरी मस्ट थिंग अबाउट हिस्ट्री कि भाई करंट ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, विच इज़ अ रियली डिफिकल्ट थिंग दिस डेज। बिल्कुल। ऑप्शनल में करंट अफेयर्स वैसे इतना बड़ा हाँ, एक डोमेन है, और उसमें हाँ। ऑप्शनल में भी अगर वो जुड़ जाए तो वो थोड़ा डिफिकल्ट कर डिफिकल्ट देता हो है। जाता है, लेकिन yes, हिस्ट्री की यहाँ पर एडवांटेज ये बन जाती है कि आपने एक बार अपने नोट्स बना लिए, एक बार सर की क्लासेस लगा ली, तो उसके बाद आपको कुछ अलग या एक्स्ट्रा या बार बार कुछ अपडेट करने की खास जरूरत नहीं जरूरत पड़ेगी, नहीं है, right, उसी से ही हाँ, आपका काम बन जाएगा। इनफैक्ट कई बार ये भी कहा जाता है कि आप एक बार नोट्स बना लो हाँ। तो आपके पोते भी उन्हीं नोट्स को पढ़ के तुम्हें भी लेना चाहिए था फिर तो। हाँ सर, आई शुड हैव। अगर आप जैसा फैकल्टी मिलता मैं अरे डेफिनेटली यार। लेता सर, मैं डेफिनेटली फॉर लेता। सच अ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स। जी सर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको काफी ज्यादा हिस्ट्री के बारे में पता लगा एज एन ऑप्शनल, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से सर ने इनपुट्स दिए हैं, सर ने डीमिस्टिफाई किया है हिस्ट्री को लेके, अलग अलग जो मिथ बन जाती है वो बर्स्ट की हैं। सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल को लेके आप सही चॉइस करेंगे। एंड अगर हिस्ट्री ऑप्शनल आप चूज करते हैं तो उसमें डेफिनेटली सर इज देयर, टीम स्टडी IQ इज देयर टू हेल्प यू आउट।
एंड टॉपर्स की बात करें तो ये भी बता दें कि हिस्ट्री से टॉपर्स अच्छे खासे प्रोड्यूस होते हैं। श्रुति शर्मा, यस, रैंक 1। अरे मुझे खुद 300 प्लस है, तो मतलब ये वाला तो एस्पेक्ट आना ही नहीं चाहिए कि हिस्ट्री ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आता है। ये नोट कर गलत तरीके लीजिए। से पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, फिर तो जीएस में भी नहीं आते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो गलत तरीके से नहीं पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है, और वही सही तरीका जो है वो हम लोग हमारे कोर्स में जो है इलैबोरेटली आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और आपको उसी हिसाब से पढ़वाएंगे भी। तो मार्क्स का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, वो आएंगे ही आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। जी सर। हाँ। सो दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल टीम स्टडी IQ के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं एंड सी यू सून इन द क्लासेस, सर विल बी देयर। यस, एंड अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, Yes, इसका absolutely. बिल्कुल पूरा फायदा उठाइए। यस, यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड CS Live, और इसमें एनरोल करके सर की गाइडेंस, मेंटरशिप एंड एक सारथी की तरह जिस तरह से सर आपको लीड करेंगे, उसमें यू कैन इंश्योर योर सिलेक्शन विद हिस्ट्री ऑप्शनल। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच। वी आर ऑल वेरी थैंकफुल टू यू। आपने हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए एंड आई एम श्योर आने वाले दिनों में क्लासेस के अंदर हमें और भी मजा आने वाला है अरे आपके साथ। जरूर, वो तो लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, राइट, और हम तो लेके ही आएंगे। sir. विल मेक दैट हिस्ट्री वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट वरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। श्योर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।